Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of on equality's last part of class 7. So, we will discuss about issues of equality and challenges of democracy. So, let's start. Issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है वो एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर इनइक्वलिटी जो है एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और कि यहाँ पर इनइक्वलिटी पाई जाती है और जबकि इक्वलिटी के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इक्वलिटी के लिए। द ट्रूथ इज दैट, और सच्चाई ये है कि इन मैनी डेमोक्रेसीज, बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, द इश्यू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी, उनमें तो इक्वलिटी को लेकर इश्यूज अभी भी कंटिन्यू है। द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, और ये की इशू है, मेन इशू है जिसको लेकर कम्युनिटीज के अंदर स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर इक्वलिटी को लेकर एक लॉ निकाल दिया गया था और ऐसा लॉ बना दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग इक्वल है, फिर भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसका एक एग्जाम्पल बताया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। द अमेरिकन अफ्रीकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके जो एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, मीन्स पूर्वज जो थे, वो स्लेव का काम करते थे। हु वर बोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था काम करने के लिए, गुलाम बना के काम किया जाता था उनको। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे, वो आज भी अपनी लाइफ डिस्क्राइब करते हैं एज लार्जली अनइक्वल, कि हम किस तरह से हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। This despite the fact that there was a movement in late 1950s, और इस चीज को लेकर वहां पर एक मूवमेंट हुआ था 1950s के अंदर, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। Period to this, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल, और उससे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ में बहुत ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और लॉ के सामने भी, कानून भी डिनाइड करता था, नहीं मानता था उनकी इक्वलिटी को। इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर एक, व्हेन कि एक लेडी थी व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, तो वो बस से ट्रेवल करके जाती है। दे इधर हैड टू सिट अब, जब वो बस पे ट्रेवल करके जाते थे तो ऐसा होता था कि जो बस होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो बैठते थे तो उनको या तो पीछे की सीट मिलती थी, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या फिर उनको अपनी सीट छोड़कर खड़ा होना पड़ता था वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट, जब एक गोरा आदमी, सफेद पर्सन, मतलब जो व्हाइट पर्सन था वो बैठना चाहता था अगर सीट पे, और अगर वहां पर ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है तो वो ब्लैक पर्सन जो था वो नहीं बैठा रह सकता था वहां पर, उसको उठना पड़ता था। तो क्या होता है कि एक लेडी थी, रोजा पार्क उसका नाम होता था, वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी वो क्या होती है, थक चुकी थी, थक के दिन भर के काम से थक के घर आती है। सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, और वो मना कर देती है कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगी बस में, टू अ वाइट मैन, एक वाइट पर्सन के लिए। और ये बात है 1 दिसंबर 1955 की। हर रिफ्यूजल दैट डेट स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, और उस दिन जब अपना रिफ्यूजल किया था कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, तो उससे लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा विरोध की भावना आ गई थी, द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर्क, और कि किस तरह से जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनके साथ करते थे, तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि हमारे साथ बहुत गलत होता है, किस तरह से गलत ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है, विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। और उसके बाद में उस चीज को लेकर जो विरोध लोगों के सामने हुआ था, उससे एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और उस सिविल राइट एक्ट के बाद में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट किया गया था, किसके अकॉर्डिंग? रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, इन सब को लेकर, कि चाहे आपका ओरिजिन कहाँ पर भी हो, लेकिन आप अभी यहाँ रह रहे हो तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है।
It also stated that all schools would be open to African American children. और उसमें ये भी कहा गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं वो सब खुलेंगे, उनमें एडमिशन ले सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। और उनको किसी दूसरे सेपरेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली सेट जो कि स्पेशली उन्हीं के लिए सेटअप की जाती थी कि नहीं इसमें जो अलग रिलीजन के बच्चे हैं वो इस स्कूल में नहीं जा सकते, उनके लिए अलग स्कूल सेटअप है, ऐसा नहीं है, सेम स्कूल में वो जा सकते थे। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. लेकिन जो मेजोरिटी बताई है अफ्रीकन अमेरिकन की, तो वो मेजोरिटी कंटिन्यू थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, और जो किसके बीच में, जो पुअरेस्ट थे कंट्री के, उनमें मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही जा सकते थे, क्योंकि उनके पास में इतनी मनी नहीं थी, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, दैट हैव फेवर फैसिलिटीज, क्योंकि उनके पास, और वो जो गवर्नमेंट स्कूल थी उनमें बहुत कम फैसिलिटीज थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर, और जो टीचर्स भी थे वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टीचर नहीं थे एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट, अगर कंपेयर करें वाइट स्टूडेंट्स की जो स्कूल्स होती थी उनसे, हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल, या तो वो वाइट स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, और या फिर वो ऐसे एरियाज में जाते थे और ऐसे स्कूल्स में जाते थे जहां पर प्राइवेट स्कूल्स के जैसे ही हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स होती थी उनमें वो जाते थे। मीन्स लोग कंट्री के अंदर बन गया था, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चल रहा था। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने उसके बाद में वहां पर एक लॉ निकाला कि ऐसा नहीं है, सभी एक जैसे स्कूलों में जा सकते हैं, सबको एक साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने लॉ तो निकाल दिया, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं। तो देखो, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कि कोई भी कंट्री को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, कोई ना कोई कंट्री है जिसके अंदर कुछ न कुछ तो अनइक्वल होता ही है। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ कहते हैं बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज भी हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल भी कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंड कर सकते हैं आइडिया डेमोक्रेसी का उसको, एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी, और वो चाहते हैं कि समानता और अच्छे से लोगों को समझ में आए, लोग और अच्छे से इक्वल ट्रीटमेंट करें, और किसी के साथ ऐसा गलत नहीं हो, कोई नए इश्यूज सामने नहीं आए कि भाई हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया है, तो उसके लिए वो बहुत वर्क करते हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन of all person as equal and for their dignity to be mentioned। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कि किसी के साथ में भी उनकी डिग्निटी है, उसके साथ उसके लिए गलत नहीं किया जाएगा, सबको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, सबको एक पहचान मिलेगी। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ टू दिस इश्यू ऑफ इक्वलिटी इफेक्ट, और ये जो बुक है उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो इक्वलिटी है वो इफेक्ट करती है जो अलग अलग एस्पेक्ट है हमारी डेली लाइफ के, उनको डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर। और एज यू रीड दिस चैप्टर, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी इक्वलिटी को लेकर, और जितने भी पर्सन उनको लेकर, देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, और हमें अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे माइंड में आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this lesson very well. See you soon. Till then, stay connected with me and keep learning. Thank you for watching.